मिर्गी रोग से ग्रस्त लाखों भारतवासी अपने जीवन का बोझ ढोने के लिए विवश हैं। मिर्गी ने उन लोगों को असहाय बना दिया है तथा उनके जीवन की विपुल संभावनाओं को प्रतिबंधित भी कर दिया है। ऐसे कई लोग अपने परिवार व समाज के साथ साथ स्वयं पर भी एक बोझ बन जाते हैं तथा प्रगति की मुख्य धारा से वंचित होते हुए भी अपने सपनों से वंचित जीवन जी रहे हैं। पेशेंट के अंदर सोशल एंजाइटी पैदा हो जाती है। वो सोशल एंजाइटी एक सोशल विड्रॉल को जन्म देती है और सोशल विड्रॉल के कारण लोनलीनेस आती है और वो लोनलीनेस उसको दूसरों को समझने में समस्या पैदा होती है, जिसके कारण सोशल एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आती है। हेय दृष्टि से देखे जाने वाले इस सामान्य से रोग को लेकर समाज में व्याप्त कुधारणाओं के परिणाम स्वरूप परिजन अपने परिवार में मिर्गी का होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल तथा घृणास्पद स्तर का मानता है। जिस लड़के को हमारे ऑफिस में इपिलेप्टिक आई थी, वो दूसरे दिन तो थोड़ा डिप्रेशन में आया गया, मेरे सबको पता पड़ गया। उसने जब मैं उस हॉस्पिटल में मिल गया तो उसने मेरे से पहला प्रश्न किया कि सर आपने जो दूसरे लड़कियां मेरे साथ काम करती हैं उनको तो नहीं बताया ना कि मेरे को ही आया। ये उसका पहला रिएक्शन था। क्यों? कि वो उस चीज को उतना अब पता तो पड़ गया था। फिर मैंने उसको पूछा तो उसने कहा कि सर मैंने इन सबको ये तो बता दिया था कि मैं दवाइयां खाता हूं, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि मुझे ये आता है। मिथ बड़ी सिंपल है। जैसे मैं आपको पहले बताऊं कि इसको भी एक तरह से मानसिक रोग भी लेते हैं। पहले मानते थे कि भूत प्रेत होते हैं, पहले मानते थे कि बुरी आत्मा हमारे अंदर आती है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अगर आप इतिहास को पढ़ें, आप इवन ये जो मेंटल इलनेस जिसको आप कहते हो, इनका नाम ये लूनेटिक्स। और लूनेटिक नाम कहां से पड़ा? गॉडेस ऑफ मून लूना से। जैसे मून की पोजीशन चेंज होती है, कहते हैं कि वैसे वैसे, पहली धारणा बता रहा हूं मिथ्स के बारे में, जैसे जैसे ज्वार भाटा जैसे होता है, अगर मून पूरा होगा तो ये जो मानसिक बीमारियां ज्यादा होंगी, जैसे मून रिसीड करेगा ये कम होंगी। ये हमारी मिथ थी। और इसके लिए एक इलाज चला जिसमें ब्रेन में वो क्या करते थे, होल कर दी, जिसको कहते हैं ट्रिफिंग। उस समय इवन खोपड़ियां मिली हैं, स्कल्स मिली हैं, सिविलाइज जब खुदाइयां हुई, वो क्या करते थे कि यहाँ एक होल करते थे और अजम्पशन ये था कि जब हम होल कर देंगे तो बुरी आत्मा जो अंदर गई है इस होल के थ्रू बाहर चली जाएगी। इस प्रकार के मिथ आज भी पाले हुए हैं और गांव में, और आप देखते हैं कि किस प्रकार ये झाड़ फूक करने वाले मिर्ची डालकर, उस प्रकार डालकर, और उसी मिथ का शिकार एपिलेप्सी भी माना गया। क्योंकि आज भी एपिलेप्सी को क्यों सोशल स्टिग्मा इसके साथ लगा? कैंसर के साथ क्यों नहीं लगा? हाइपरटेंशन के साथ क्यों नहीं लगा? आज किसी को हाइपरटेंशन होता है तो छुपाता नहीं है, बल्कि बोले कहता मुझे हाइपरटेंशन है साहब, जैसे बहुत अचीवमेंट उसने कर लिया। लेकिन एपिलेप्सी को हमने मानसिक रोगों के साथ जोड़ लिया। यदि उसके परिवार के सदस्यों को इस रोग का होना किसी तरह से स्वीकार्य हो जाता है तो उनका उस रोगी परिजन के प्रति दृष्टिकोण क्षीण हो सकता है, जिसके फलस्वरूप रोगी से उनका विशेष असामान्य व्यवहार होना संभावित है। शादी कितने साल पहले की थी इसकी? शादी 2006 में की थी। और ये दौरे कब से पड़ते थे? दौरे इसको करीब 10 साल हो गए साहब। 10 साल पड़ते हैं। फिर शादी के बाद दौरे पड़े इसको? शादी के पहले तक नहीं पड़ता था, दवाई का असर से दवाई दौरा नहीं पड़ता था। हाँ। शादी के 1 महीने बाद में जब ये गर्भवती हुई तब इसको वापस दौरा पड़ा। लोगों के बैकआउट में आकर उसको तलाक के लिए वो अदालत में पहुंच गए। और मेरे पास में कोई साधन नहीं, न तो मेरे पास में कोई आमदनी का जरिया है, न मैंने कोई नौकरी की, न मेरे को पेंशन मिलती है, न कोई पुत्र है कमा के देने वाला, न पैतृक संपत्ति है। तो मैं वो अदालत में केस लड़ नहीं सका और मैंने तलाक मंजूर कर लिया। इसको आज तक पता नहीं था कि इसके बच्चों को मिर्गी की बीमारी है। एक बच्चा इसका मिर्गी की बीमारी के कारण पूर्णतः मिर्गी का बिना इलाज के खत्म हो गया। वो मेरे को दिमाग रे कमजोरी हूँ, नस फाड़ के लोग वो डॉक्टर कह रहा था, वो जाता नहीं। गर्म
पानी था, गर्म पानी एकदम वो बेहोश हो गए, उसके ऊपर गर्म पानी झील को और हाथ ऐसे स्टॉप पर रह गए। और इसको चेहरे की बेरुखी को देख करके घर वाले ससुराल वाले सब तरह से नाराज हो गए कि ये इस चेहरे की बहू को हम रख करके क्या करेंगे। यानी 60 साल की उम्र में भी ये पहली बार रिपोर्ट किया गया है, 80 साल में भी रिपोर्ट किया गया है। पैदा होते ही बच्चा दूसरे दिन ही मिर्गी के रोग का शिकार हो सकता है। इसकी कोई विशेष अवस्था नहीं है। डिपेंड ये करता है कि या तो प्राइमरी एपिलेप्सी है तो यूजुअली ये 3 से 6 साल के बीच में प्रेसिपिटेट हो जाती है। यदि 6 साल तक ये नहीं आती है तो फिर ये 18 से 25 साल के बीच में आती है। और 18 से 25 साल के बीच में नहीं है तो निश्चित रूप से यदि मिर्गी के सेल मिर्गी के कारण जेनेटिक कारण यदि दिमाग में है तो मरीज को 30 से 35 साल में इसके दौरे शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये कोई अवस्था इसकी निश्चित नहीं है। मिर्गी का उल्लेख भारतीय पुरातन ग्रंथों और ऋषि मुनियों के वक्तव्य में मिलता है। मिर्गी रोग मानव जीवन में जानने वाली सबसे प्राचीन बीमारी है, जिसका इतिहास 5वीं ईस्वी BC शताब्दी से है। हिपोक्रेट व चरक दुनिया के उन महानतम चिकित्सकों में से हैं जिन्होंने इस बीमारी से जुड़े रहस्यों को जानने की कोशिश की, लेकिन विशेष जानकारी प्राप्त न होने के कारण इसे ईश्वर की नाराजगी का प्रकोप मानकर छोड़ दिया गया। चरक जो हमारे आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, दुनिया के सबसे बड़े फिजिशियन के रूप में उनको माना जाता है। चरक ने अपनी चरक संहिता में लिखा है, दिमाग की संरचना में कुछ अबनॉर्मलिटी घटती है और उसके कारण उनके शरीर में टेढ़ापन आकर के कुछ अजीजो गरीब डांस करके, नाच करके या इस तरह बेहोश होकर गिर जाते हैं। लेकिन चरक संहिता में आगे उसने लिखा है कि मैं ये नहीं बता सकता कि ब्रेन के अंदर, दिमाग के, ये किस तरह की अवस्था पैदा होती है। क्योंकि मेरे पास संसाधन नहीं है, इसलिए मैं इस विषय पर आगे नहीं जा सकता। तत्पश्चात 500 साल पुरानी फायस द्वारा लिखित किताब लोप्रेस मेलिसिकेन पुस्तक में इस बीमारी के बारे में विशेष जानकारी दी गई और उसमें पाया गया कि उस समय तक इस तरह के लक्षणों से पाए जाने वाली 2 लाख औरतें मृत्यु का शिकार हो चुकी थी। उसके पश्चात इस बीमारी पर कोई भी अनुसंधान कार्य नहीं किए गए। उसके बाद में ग्रीस की एक महारानी थी जिसका नाम था एपिलेप्सिया। उसके जो फिजिशियन थे उन्होंने देखा कि ये रानी जो है कभी कभी अजीबोगरीब डांस करती है, उसके अंदर दौरे पड़ते हैं और इस अजीबोगरीब डांस करती है, लेकिन वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि भाई ये क्या चीज़ है। इसलिए इस बीमारी का नाम एपिलेप्सिया, उस महारानी के नाम पर रख दिया गया एपिलेप्सिया। 19वीं शताब्दी के आरंभ में इस बीमारी के बारे में आधुनिक जानकारी व उपचार की शुरुआत हुई। सबसे पहले J.H. जैक्सन ने इस बीमारी के बारे में बताया कि मिर्गी एक मस्तिष्कीय बीमारी है और मिर्गी के लक्षण मस्तिष्क की कोशिकाओं में निरंतर रहने वाले विद्युत सक्रियता के असामान्य रूप से अनियंत्रित होने के कारण परिलक्षित होते हैं। देखिए, शुरुआती दौर में किसी मरीज में जिसमें मिर्गी के दौरे पड़ने की शिकायत यदि आप सुनेंगे तो उसमें सबसे पहले एक हिस्सा होता है, वो कहलाता ओरा, यानी सेंस ऑफ फीलिंग आ जाती है मरीज में, एक ओरा आता है। अब ये डिपेंड करता है किस हिस्से से मिर्गी के दौरा शुरू होगा। यानी यदि उसको विजन से आ रहा है तो उसको लगेगा कि बहुत तरह की कुछ आवाज़ें आ रही हैं, मंदिर में घंटियाँ बज रही हैं और वो चिल्लाएगा बहुत तेज से, ये आवाज़ें बंद कर दो। या उसको बहुत तरह की अजीबोगरीब, जैसे आपने सुना होगा कि मेरे को सफ़ेद कपड़े पहना बाबा दिख रहा है, मुझे कुछ चीज़ दिख रही है, ये चीज़ मुझे डरा रही है, ये इस तरह की उसको कोई अजीबोगरीब चित्र दिखने लग जाएंगे। तीसरी जो ओरा होता है वो होता है स्मेल का, सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है कि आदमी चिल्लाने लग जाएगा, भाई बदबू आ रही है, जल्दी खिड़कियाँ खोलो, मुझे कोई न कोई उसको प्री ओरा, मतलब प्री एपिलेप्टिक ओरा आएगा, एक सेंस आएगा, और वो जैसी सेंस आ जाए मरीज यदि कहने लग जाता है उस समय तक उसको दौरा नहीं पड़ रहा है। मतलब ये वो अवस्था है जहाँ पर एक सेल से दूसरे सेल में जो इलेक्ट्रिक वेव्स हैं उन्होंने ब्रेन सेल को स्टिमुलेट कर दिया है। हमारा मस्तिष्क शरीर का अत्यधिक जटिल एवं संवेदनशील अंग है। यह हमारे सभी कार्यकलापों का नियंत्रक एवं संचालक है। यह हमारी प्रेरक गतिविधियों, संवेदनाओं, विचारों तथा भावनाओं का नियंता है। यह स्मरण स्थल है और शरीर के अनैच्छिक अंतः कार्यों जैसे हृदय तथा फेफड़ों की गतिविधियों को संचालित करता है। हमारे जो दिमाग है, ब्रेन है, वो अपनी इलेक्ट्रिक तरंगों से काम करता है।
एक सेल के मैसेज दूसरे सेल के मैसेज के पास में इलेक्ट्रिक मैसेज पहुंचाता है, और एक सेल को दूसरे सेल के पास मैसेज पहुंचाने के बीच में एक पतली सी लाइन होती है, झिल्ली होती है, जिसको माइलिन शीथ कहते हैं। यदि इस माइलिन शीथ में ब्रेकअप आ जाए तो ये एक करंट जो है एक सेल में जो बह रहा है वो दूसरे सेल के करंट को टच करता है, और जैसे टच करता है शरीर में, पूरे शरीर में जिस हिस्से में टच होगा वैसे मरीज को ऐंठन आना, मुंह टेढ़ा हो जाना, मुंह में से झाग आ जाना, बेहोश होकर गिर जाना। मस्तिष्क की कोशिकाएं एक साथ मिलकर कार्य करती हैं और विद्युत संकेतों के माध्यम से परस्पर संपर्क करती रहती हैं। कभी-कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि किसी कोशिका समूह से असाधारण मात्रा में विद्युत प्रवाह पैदा होता है, जिसकी परिणति दौरा पड़ने के रूप में होती है। ये कोशिकाएं या तो आनुवांशिक तौर पर इस तरह के अनियंत्रित क्रियाकलाप के लिए संवेदनशील होती हैं, अथवा किसी आंतरिक या बाह्य चोट के फलस्वरूप ऐसा रुख अपनाती हैं। 50% कारण जो है इसका आज देखिए पता नहीं चला है कि 50% कारण में ये जन्मजाति विकृति होती है और ये झिल्ली नहीं बन पाती है, लेकिन 50% जो रिमेनिंग जिसको सेकेंडरी या दूसरी तरह की एपिलेप्सी कहते हैं, उसमें दिमाग की कोई भी बीमारी हो गई है, जैसे दिमाग की टीबी हो गई है, दिमाग के सर में चोट आ गई है, ब्रेन ट्यूमर हो गए हैं, या बचपन के बर्थ के टाइम में यदि ऑक्सीजन नहीं मिला और बच्चा रोने में डिले हो गया, तो दूसरे कोई कारण से शरीर के अन्य व्याधियों से, अन्य बीमारियों से यदि इसका प्रभाव दिमाग के ऊपर पड़ता है तो सबसे पहले ये झिल्ली यानी माइलिन शीथ का ब्रेकअप हो जाता है, और इस तरह से दो सेल जो आपस में एक दूसरे से एक पतली झिल्ली के कारण से अलग काम कर रहे थे वो दोनों जुड़ जाते हैं, और ये झिल्ली जब आपस में टूट जाती है और दोनों सेलों के विद्युत प्रवाह एक दूसरे से जुड़ जाता है तो मनुष्य में ये मिर्गी के दौरे पड़ने की शिकायत शुरू हो जाती है। दौरा किस तरह का है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मस्तिष्क के किस भाग से असाधारण विद्युत प्रवाह हुआ है। जैसे मान लो टेम्पोरल लोब की मैं बात करूं तो टेम्पोरल लोब का आदमी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है बुद्धि का भाग कहते हैं। उसके अंदर यदि बार बार टेम्पोरल लोब के हिस्से के अंदर बार बार मिर्गी के दौरे पड़ेंगे तो आदमी की बुद्धि एकदम से कम हो जाएगी, उसकी सोचने की शक्ति कम हो जाएगी, याददाश्त चली जाएगी। यदि मान लो ऑक्सीपिटल लोब जो पीछे का हिस्सा ब्रेन का है, जहाँ से हम देखने का पूरा कंट्रोल, आँखों का कंट्रोल जो है ऑक्सीपिटल लोब से होता है, यदि बार बार वहाँ पर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो मनुष्य में अंधता धीरे धीरे उसका ब्लाइंडनेस आ जाएगी। यानी अग्रणी भाग है जिसको फ्रंटल लोब कहते हैं, यदि फ्रंटल लोब में बार बार दौरे पड़ेंगे तो आदमी एकदम से जैसे पागल टाइप सा हो जाएगा, उसको न तो डिप्रेशन में चला जाएगा, न उसको कोई कहने के ऊपर रिएक्शन करेगा, न उसका कोई एक्शन होगा, न उस पर सोचने की शक्ति बचेगी, न वो किसी तरह की कोई बात को समझा सकेगा। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी एरिया के सेल ज़्यादा डैमेज हो गए हैं। लेकिन लगातार मिर्गी के दौरे पड़े रहने से एक तो सेल को जो मैसेज रिसीव करने की ताकत है वो खत्म हो जाती है, और दूसरा उसका काम है ट्रांसमिट करना। चूँकि न्यूरोट्रांसमिट भी खत्म हो गए हैं, इसलिए न्यूरोट्रांसमिटर खत्म होने से मैसेज एक सेल से दूसरे सेल तक नहीं जाता है। इसलिए वो एरिया जहाँ पर मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं वो पूरा एक एरिया ब्रेन का फंक्शन टोटली डिप्राइव्ड हो जाता है, और वो आदमी के अंदर उसका पूर्ण जैसे क्षति यानी कार्य की क्षति हो जाती है, जिससे मस्तिष्क के एक भाग से नियंत्रित शरीर के हिस्से में ऐंठन, झटके या असामान्य लक्षण प्रतिबिंबित होने लगते हैं। अंगों में हलचल या थरथराहट अथवा असामान्य क्रियाएं आरंभ हो जाती हैं। मरीज अजीब सा महसूस करने लगता है। इस बदली हुई संवेदनशीलता या बहाव के कारण रोगी की सामान्य क्रियाएं एवं व्यवहार प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन एक कंडीशन बनती है जिसको कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस का मतलब ये है कि जो नॉर्मली जो विद्युत तरंगे जिनको मैंने बताया कि वो नॉर्मल वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज देती है, लेकिन इनका प्रभाव मुश्किल से 15 से 20 सेकंड तक ही हो पाता है। दूसरे इतने में दूसरे ब्रेन सेल्स उस प्रभाव को रोक देते हैं। लेकिन यदि लंबे टाइम से मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं और कुछ एक बड़ा एरिया ब्रेन का मर चुका है और उनमें उस विद्युत प्रभाव को रोकने की ताकत खत्म हो चुकी है, तो मनुष्य को लगातार 24 घंटे मिर्गी के दौरे कंटिन्यूस पड़ते रहते हैं। और ऐसी अवस्था में यदि 4-5 घंटे लगातार मिर्गी के दौरे पड़ते रहे तो मनुष्य का हार्ट बंद हो जाएगा, रेस्पिरेशन बंद हो जाएगा, उसमें मृत्यु होने का डर मिर्गी के दौरे में रहता है। जिन मरीजों में बार बार दौरे पड़ते हैं उनमें आत्महत्या